लोग काले कौवे को वोट दे देंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे। इस ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, काले कौवे को वोट दे दो। किसी को भी दे देंगे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा में किसी को भी वोट दे देंगे, किसी को भी कुर्सी दे देंगे, लेकिन इस पार्टी को नहीं देंगे। ये रियलिटी है। अच्छा। और जो होगा धमाका वो सब जनता देखेगी। जनता नहीं, मंदिर तैयार हो रहा है, हो रहा नहीं। और जब मंदिर तैयार हो रहा है, कोई कितना भी अधर्मी हो, पर राम के साथ तो शमशान में भी राम राम सत्य करते ही जाता है। तो उसे पता कि राम के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आदमी 2 बार धोखा लोग खा चुके हैं। अब ऐसा कोई नहीं है कि अब दोबारा धोखा खाया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछली बार गलती से वही क्यों हो। हाँ, तो बात ये भी है कि ये भी बात है। ये मेन पॉइंट आपको पूछने का कि वही क्यों, वो इसीलिए क्योंकि उनके मतलब कह सकते हैं कि उनके सामने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है। जैसे औरंगजेब ने अपने टाइम में करा था, सारे इस्लाम को फैलाया था। इस टाइम ये अपने धर्म को फैला भी रहा है और सही काम भी कर रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के लिए बेहद ज़रूरी देखा जा रहा है और राजनीतिक टिप्पणीकारों की भाषा में कहें तो फिर ये 2024 का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या नए प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से होंगे या फिर कोई और होंगे? ये सवाल इस वक्त देश की राजनीति में सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। आमने सामने हैं 2 गठबंधन, एक एनडीए और एक इंडिया। जी हाँ, एनडीए और इंडिया के बीच में सीधी टक्कर है। एनडीए गठबंधन में लगभग 38 दल शामिल हैं और इंडिया गठबंधन में 28। ये तमाम पार्टियां, ये तमाम गठबंधन ये तय करने वाले हैं कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। और लगभग अब से 4 महीने बाद, ठीक चौथे महीने में हम देश के नए प्रधानमंत्री या फिर नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अभी तो 4 महीने हैं, अभी से क्यों बेचैन हुए जा रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? क्योंकि ओपिनियन पोल तमाम चैनलों के सामने आने लगे हैं। तमाम टीवी चैनल अपने अपने हिसाब से सर्वे कर रहे हैं। तमाम सर्वे करने वाली एजेंसियां अपने अपने आंकड़े बता रही हैं। एबीपी बता रहा है कि एबीपी ने एक रेंज सामने रख दी है। एबीपी बता रहा है कि एनडीए गठबंधन को 295 से 335 सीटें, इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें और अन्य को 35 से 65 सीटें मिलने वाली हैं। और तीसरा चैनल इंडिया टीवी जो इस वक्त बता रहा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन को 318 सीटें, यानी कि प्रो इनकम्बेंसी सामने इंडिया टीवी के सर्वे में दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 175 और अन्य के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सूरत हाल इस वक्त टीवी चैनलों पर चल रहा है। ओपिनियन पोल यही बता रहे हैं और इसी ओपिनियन पोल के बारे में ये चर्चा करने हम दिल्ली की सड़कों पे निकले हैं कि क्या ओपिनियन पोल दोबारा सही साबित होने वाले हैं या फिर गलत साबित होने वाले हैं, या फिर दिल्ली की जनता क्या समझती है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी करेंगे, अपने टेन्योर को कंटिन्यू करेंगे, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर एक नया चेहरा देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज होने वाला है? यही सवाल लेकर आज हम जनता के पास जाएंगे और ये सवाल पूछेंगे किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और क्यों नहीं देखना चाहते हैं, तो उसके कारण क्या है। चलिए एक एक करके सभी से बात करते हैं। लोग तमाम मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर राकेश सर। क्या नाम तो बताइए। नसीम अहमद सर। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि ओपिनियन पोल में तो अब एनडीए गठबंधन को, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस आ रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? सर राकेश सर बताएंगे, मैं उन्हें कुछ कह सकता। अरे कुछ तो बताइए, क्या होगा ये तो बताएं। चलिए ठीक है, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अंकुर ढिंगड़ा। अच्छा, क्या देख रहे हैं? एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस आ रही है, ऐसा ओपिनियन पोल कह रहे हैं। ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़त में आ रही है। लेकिन यथार्थ के धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? क्यों? ये इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अपने फैसले जनता के ऊपर थोपे हैं, उससे जनता बहुत निराश है। अच्छा, कौन कौन से फैसले, थोड़ा गिनवाइए हमको। नोटबंदी, ठीक है। फिर 2000 का नोट बंद कर देना। कहते थे काला धन आएगा गरीबों के खाते में, 7-7 लाख आएंगे। आज तक तो किसी के खाते में कुछ भी नहीं आया। आपने तो कम बता दिया, 15 बोल रहे थे। सर मैं आधे बता रहा हूँ। 1 पैसा भी नहीं आया। लोग हताश निराश हो चुके हैं। किसान आंदोलन में लोगों की जो दुर्गति की गई, इतने 1 साल आपने बिठाया उन लोगों को, बारिश में भी, ठंड में भी, गर्मी में भी। इंसान नहीं थे वो? थे ना। दर्द उन्हें भी होता है। 1 साल तक आप अपने मिनिस्ट्री छोड़ के रहो, जाके हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में चले जाओ, वादियों में, पता चलेगा किसे कहते हैं।
मौसम का प्रभाव इंसान के ऊपर क्या पड़ता है। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। कुएं के मेंढक की तरह जब वोट लेने हो तब बाहर निकलते हैं, हमें वोट दे दो, तो कौन देगा? कोई भी नहीं देगा ऐसे। अच्छा ये बताइए फिर, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? सबसे बड़ा सवाल है देश में, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? लोग काले कौवे को वोट दे देंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे। इस ये तो समय बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, काले कौवे को वोट दे दो। किसी को भी दे देंगे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ जी, हरियाणा में किसी को भी वोट दे देंगे, किसी को भी कुर्सी दे देंगे, लेकिन इस पार्टी को नहीं देंगे। ये रियलिटी है। और जो होगा धमाका वो सब जनता देखेगी, जनता नहीं पूरी दुनिया देखेगी। हरियाणा इंडिया अलायंस के समर्थन में है कि नहीं है? इंडिया अलायंस के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में। इंडिया अलायंस है और एनडीए है। एनडीए में बीजेपी है, इंडिया में कांग्रेस है और तमाम उनकी सहयोगी पार्टियां हैं। तमाम सहयोगी पार्टियों के पक्ष में हैं। हरियाणा है, हम हरियाणा से हैं, दिल से हरियाणवी हैं, इसलिए कहते हैं 2 बार धोखा लोग खा चुके हैं। अब ऐसा कोई नहीं है कि अब दोबारा धोखा खाया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछली बार गलती से चढ़ गई थी, दुष्यंत चौटाला के साथ वो मिल गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, काले कौवे को वोट दे देंगे। बहुत बड़ी बात कह गए। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम राकेश है। हाँ जी, किसका समर्थन करेंगे? क्या देख रहे हैं कि एनडीए को तो अब बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल्स में? देखो जी, क्या है कि जो पब्लिक है ना, पब्लिक कभी एक स्थिर नहीं होती। क्योंकि एक हिंदुस्तान तो पहले जैसे 5 उंगलियां अलग अलग डिजाइन की, ऐसे इंसान भी अलग अलग खोपड़ी के। कहीं हरियाणा, कहीं यूपी, कहीं हिमाचल, कहीं अलग अलग खोपड़ी के, अलग अलग विचारधारा बैठे, अलग अलग वोटर उनके, अलग अलग मुख्यमंत्री दिमाग में रखे बैठे। इसलिए इंडिया बन गई सरकार। और एक ये भारत पार्टी बनी है, ये मोदी साहब की, ये बनता पार्टी। पर मोदी बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, और जिसने बीजेपी सरकार उसके बल पे चल रही है आज भी। सुलझा हुआ आदमी है। अच्छा, थोड़ा समझाएं जनता को इस बारे में। वो राजनीतिक के 15 साल उसने मुख्यमंत्री रह के गुजरात देखा। ठीक है। राजनीति क्या होती है वो समझता है। उसने 15-20 साल की उम्र में ही राजनीति समझ ली थी। और धीरे धीरे बनते बनते 15 साल तो बीजेपी में वहाँ राजनीति मुख्यमंत्री बना गुजरात में। उसके बाद इंडिया में आया तो इंडिया को कैसे जीतना है वो जानता है। उसने देखा, आपने पहली बार जीता, 2 बार जीत लिए। जीत क्यों रहे हैं? क्योंकि वो एक एक पॉइंट समझता है कि किस समय। आपने 15-20 साल का, 15-20 साल की उम्र में तो बता दें, चाय बेच रहे थे, पर निक्कर के शाखा भी तो करता था। निक्कर पहन के आरएसएस में जुड़ा तो था। और बीजेपी की वो ब्रांच है। तो ऐसी क्या खूबी लग रही है नरेंद्र मोदी में जो दोबारा प्रधानमंत्री देखेंगे? देखो जी, चक्कर क्या, अभी आपने सुना होगा 147-46 आदमी निलंबित करके मोदी ने सही टाइम पे उठाकर 2-3 कानून थोप दिए। रेप पे क्या सजा, सीधी फांसी, 2-3 कानून पास किए। ये कानून हिंदुस्तान की आधी आबादी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जिससे कि क्राइम को एकदम कंट्रोल करना। तो फिर क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये सबको मुद्दा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखो जी, मुद्दे तो हैं, पर हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, 70% तो हिंदू है। ठीक बात। 10-15% इधर उधर के हैं। वो 10% के जैसे मुस्लिम है, कुछ भी है, उनको दिखा के कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे दुश्मन, इस चक्कर में 70% वोट आ जाएगा। इनको फायदा कुछ नहीं होना मुस्लिम से। समझ में नहीं आ रहा है कि आप यही बता रहे हैं कि 70% को 15-25% का डर दिखा के वोट ले रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक की बहुत बढ़िया है। कि समर्थन में है कि नहीं है? देखो जी, समर्थन, अब देखो मंदिर तैयार हो रहा है नहीं। और जब मंदिर तैयार हो रहा है, कोई कितना भी अधर्मी हो, पर राम के साथ तो शमशान में भी राम नाम सत्य करते ही जाता है। तो उसे पता कि राम के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आदमी कुछ भी है, हमारे के नाम पे राजनीति करेंगे, वो तो दिख रहा है। करेंगे क्या? वो तो क्या कर रहे हैं? वो तो अपना मंदिर बना रहे पब्लिक के लिए। जैसे औरंगजेब ने अपने टाइम में करा था, सारे इस्लाम को फैलाया था। इस टाइम ये अपने धर्म को फैला भी रहा है और सही काम भी कर रहा है पब्लिक के। देश के प्रधानमंत्री का काम क्या धर्म को फैलाना है या देश की उन्नति करना है? प्रधानमंत्री का काम होता है आम जनता को अपने साथ में लेके उसके सुख दुख का साथी होना, ना कि एक दूसरे को लड़ाना। ये लड़ा भी नहीं रहा, ये अपने तरीके, ये लड़ा नहीं रहा है, ये अपने तरीके से सही चल रहा, क्योंकि इसने प्रधानमंत्री बनना है। और ये बनेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन से पहले साम नाम दंड भेद प्रधानमंत्री तो बन के रहेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पर्सन बनेगा, कोई रोक नहीं सकता 24 में। उसके बाद पता नहीं क्या होगा। कोई नहीं रोक सकता प्रधानमंत्री, कोई रोक सकता। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे ये तो बताइए। आपने पहले बोलने से मना कर दिया, आप बताइए। सर, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे?
अच्छा, काम तो अच्छा लगता होगा फिर आपको? वो लोग काम अच्छे रहे उनके सर। क्या क्या काम अच्छा लगा? तो सारे काम जैसे ऑनलाइन काम हुए हैं, हाँ वो लोगों को भीड़ भाड़ से बहुत राहत मिली है। पहले लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। ठीक है। और बाकी सब ठीक है सर, मेरे ख्याल से सब जो विकास हुआ है देश में, जो रोड बन गए, नालियाँ रोड बन गए, लोग रोड वोड तो सब बनते ही रहते हैं, प्रधानमंत्री का काम थोड़ा ही है रोड बनवाना, ये क्या? सर देखिए, हम तो जो विकास है सर उसके बारे में बता रहे हैं सर। हाँ। विकास हो रहा है तो लोग उनके समर्थन में है सर। विकास हो रहा है तो समर्थन में है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे तमाम और भी लोग हैं, आगे चलते हैं। ये मंडी हाउस है और दिल्ली का तमाम पॉपुलर यूथ और विचार करने वाले लोग, बातचीत करने वाले लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा उनको परेशान भी करेंगे उनकी इवनिंग की चाय में। सर 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम हुआ आपका? पराग नाम है सर मेरा। पराग जी, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके बारे में तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ओपिनियन पोल तमाम टीवी चैनलों के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप? क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा? ओपिनियन पोल सही होंगे, गलत होंगे? बिल्कुल सही होगा सर। बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। थोड़ा तेज बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बनने चाहिए। हाँ, अच्छा, क्या क्या खूबियाँ लगती हैं? जाहिर सी बात है समर्थन में होंगे आप। हाँ, ऐसा कुछ समर्थन नहीं कह सकते कि हाँ हम समर्थन में, लेकिन एक मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि एक अच्छे आदमी हैं और बड़े ही आध्यात्मिक हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि आना चाहिए। और बहुत सारे जो तमाम काम जो बहुत सालों से जो रुके हुए थे उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे किए। जैसे कौन से काम? जैसे कह सकते हैं कि आप 370 धारा जो हटाई है, मेन काम है। बहुत सारे जैसे मैं कहूँ कि कोरोना काल में इतनी हेल्प, मतलब लेकिन कोरोना काल में तो ये भी कहा गया था कि WHO खुद बता रहा था कि जो डेथ का टोल है वो लगभग 10 गुना हो सकता है, जो कि सरकार छुपा रही है डेथ देखिए का सर, टोल। बात ऐसी कि कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, हाँ है ना। WHO तो ऐसे ही कुछ नहीं अपना- करेगा। नहीं अब जिसने अपना हेल्प करने वाला तो कर ही रहा है ना। हाँ, अब जिसने जाना है या किसी का रिपोर्ट तो हम नहीं मान सकते। और क्या काम अच्छे लगे नरेंद्र मोदी के आपको? मतलब और जैसे बेसिकली मेरे को ऐसे अच्छा तो कुछ भी नहीं कह सकता कि ठीक है उन्होंने काम किया है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ, पर ये कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ कुछ नहीं किया। पर ये है, मैं इसके कुछ ना कुछ तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ कोई खास बात नजर आई? नहीं, खास कोई बात नहीं नजर आई। कोई खास बात नजर नहीं। हाँ, आप ये पूछेंगे जरूर कि वही क्यों हो। हाँ, तो बात ये भी है कि ये भी बात है। ये मेन पॉइंट आपको पूछने का कि वही क्यों, वो इसीलिए क्योंकि उनके मतलब कह सकते हैं कि उनके सामने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है देश के पास। तो इंडिया अलायंस में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लेकिन हैं, अब वो देखिए भी एक कांग्रेस बड़े नेता पार्टी- हैं। कांग्रेस पार्टी को लेके अब कितने लोगों का नेगेटिव विचार भी हैं। जैसे? हालांकि अभी बहुत टाइम से देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो यात्रा करी वो उनके पॉजिटिव में रही। हाँ, लेकिन बहुत टाइम से 70 लोग ऐसा कहते हैं कि हम ये 70 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कुछ हुआ। लेकिन 70 साल में IIM, IIT, भाखड़ा नागल डैम, वही सब उन्हीं का ही देन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हो, आपने वही कहा ना कि हर कोई कुछ ना कुछ तो करता है। हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ तो जैसे करता एक है। फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा कि गलत तो सारे ही होते हैं लेकिन गलत वही है जो ज़्यादा गलत है। अच्छा, जो ज्यादा गलत है, तो इन दोनों में ज्यादा गलत कौन अब हुआ? ये मैं नहीं कह सकता। ये भी ठीक बात है, ज्यादा गलत कौन है ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए, तमाम वो लोग यहाँ पर आते रहते हैं जो लगभग बात करने में सहज होते हैं, कुछ असहजता भी दिखाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि एक रॉ ओपिनियन लोगों का सामने आए और हम कोशिश ये भी करते हैं कि लोग सहज होकर बात कर पाएं। देखिए, और भी लोग हैं। हेलो मैम, 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? आपसे बात कर लें? We are not local. It's okay. We are talking about a general topic. About the Lok Sabha Chunav 2024. What do you think about it? No, I'm really clueless about politics. You're clueless about politics. What do you do? I'm a software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है आपको? No, yeah, I don't involve much into politics. Yeah. अच्छा, मतलब इंटरेस्ट नहीं है कि या चाहते नहीं है वो राजनीति के बारे में बोलना? No, it's nothing like that. I'm just not so aware of the politics. ओके, ठीक है, आपको पता नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सर 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? हिंदी नहीं मालूम भैया। हिंदी, इंग्लिश में बात कर सकते हैं? हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द 2024 इलेक्शंस, अपकमिंग 2024 इलेक्शंस? So this time I think Modi will lose. Modi will lose, how? How means some regional parties will come and they somehow take the power.
Regional parties will dominate Narendra Modi's power. How do you think? मतलब, is there anything special in Narendra Modi's leadership? I don't think so. So, is there anything special in the opposition party's leadership? See, we have given 10 years, right? So everyone needs a change. If you see, in South already there is some change which is happening. So some big states like Karnataka, Telangana and all, you see Congress coming in. Slowly there will be some change. Slowly there will be some change. Yes. So, who do you think can become Prime Minister in 2024? Is it Rahul Gandhi? Is it Mallikarjun Kharge? I don't think so. Like they will so many parties will form along with Congress. I believe so. Okay. चल हाँ. What? No. I feel that. I'm not. You feel that? Okay. Fair enough. ठीक है. कुछ और भी लोग हैं. Do you have some time? नहीं बात कर सकते. चलिए. देखिए, आप लोग असहज भी होते हैं राजनीति के बारे में बात करने में, पर फेयर इनफ. देखिए, दिल्ली की सड़कों पे निकले थे और मंडी हाउस में ही हैं हम, और कुछ यूथ मिल गए. अलाव जल रहा है और आपस में बातें हो रही थी. हमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया उनको, और वो बोले कि खास पॉलिटिक्स से बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि यूथ की क्या एक्सपेक्टेशन है, कम्युनिटी से हैं, उस कम्युनिटी के बारे में भी जानेंगे. और असल में जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है वो यूथ का है, जिसकी उम्र 27 साल से कम है. वो सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग है इस पूरे देश में, और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये जानने की हर सरकार को ज़रूरत है, और आपको भी ज़रूरत है. हमको भी समझने में ज़्यादा आसानी होती है कि वोटर वोट देता कैसे है, खासकर यंग वोटर. अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राज कनौजिया. राज भाई. अच्छा, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है एक यूथ आपकी उम्र का, या फिर आपसे छोटा आपसे बड़ा, क्या एक्सपेक्टेशन रखता है सरकार से? सरकार से एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं बस वो अच्छे से निभाएं. हाँ. है ना, सबसे पहली चीज़ तो यही है. थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ. हाँ. तो जैसे कि उनका जो भी काम है ना, उनको वो ईमानदारी से करना चाहिए. सबसे पहली चीज़ करप्शन नहीं होना चाहिए. कोई भी गवर्नमेंट आती है, हम लोगों का कोई जजमेंट नहीं है उन लोगों के लिए ना कि मोदी जी आ गए हैं या केजरीवाल जी आ गए हैं. हमारा मुद्दा सिर्फ ये होता है, जो भी पर्सन आया है वो इतना पढ़ लिख कर, इतना स्टडी करके, जो भी जैसे भी आया, उसको इतनी नॉलेज है कि मैं आखिर इस पद पे आया क्यों और मुझे करना क्या है. तो वो बस अपने जितने भी वर्क काम हैं उनको अच्छे से करे. जहाँ तक हमें लगता है हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतें सिर्फ डेली जीवन में जीने की हैं. एक जॉब चाहिए अच्छी सी, एक नौकरी चाहिए किसी को, जो कि रोज़गार चाहिए होता है, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके. मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आर्ट फील्ड के अंदर गवर्नमेंट अगर कुछ, जैसे हर किसी प्रोफेशन को उन्होंने समझा है, इंजीनियरिंग को समझा हुआ है, डॉक्टर को समझा हुआ है, वकीलों को समझा हुआ है, इसी तरीके से एक आर्ट फील्ड भी है. ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ आर्टिस्ट लोग हैं जो प्रोफेशनली अपना पूरा का पूरा जीवन अपने आर्ट को सीखने में लगा देते हैं. हालांकि उनका बहुत सारा यूज़ है, मतलब आप वो एक प्रोडक्ट होते हैं कई तरीके से, और वो क्रिएटर भी होते हैं, आपके लिए नई नई चीज़ें क्रिएट भी करते हैं. तो उनके लिए क्यों नहीं कुछ बड़े प्लेटफॉर्म खोलते हैं, या उनके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको बहुत सारी चीज़ें मिले. आपकी क्या आर्ट फील्ड है? मेरी आर्ट फील्ड में मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और बेसिकली मैं वॉल म्यूरल अभी कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से. बट ये है कि जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो रेपुटेशन नहीं होती एक आर्टिस्ट की ना, जैसे एक डॉक्टर की होती है, एक वकील की होती है. ठीक है, वकील है वो आपको किसी लॉयर किसी फट्टे में से बचा रहा है, डॉक्टर आपके जीवन में से आपकी कमियां निकाल रहा है, ठीक कर रहा है आपको. बट एक आर्टिस्ट आपको क्रिएट करके दे रहा है कुछ, आपको एक विजुअली इम्पैक्टफुल कोई अच्छी सी आकर्षित चीज़ें दे रहा है, आपको देखने में प्लेजर मिल रहा है, वो सब चीज़ें दे रहा है. तो उसकी तरफ भी कुछ सरकार का योगदान होना चाहिए कि उधर का भी यूथ, मेरे को ऐसा लगता है आर्टिस्टों में बहुत ही कम ही होंगे लोग जो ये चाहते होंगे कि चलो वोट देने भी चले जाएं. क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा दिमाग होता ही नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर. अच्छा, आप क्या ये समझते हैं कि जैसे हमेशा से आर्ट फॉर्म, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, पोइट्री हो, किसी भी तरह की राइटिंग फील्ड हो, पिक्चर्स हो, कितने क्रांतिकारी स्केचेस बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, क्या लगता है कि देश की पॉलिटिक्स में आर्ट का कोई मेजर रोल है? जैसा कि आपका आर्ट कोई सवाल खड़ा करना चाहिए. बिल्कुल है, बिल्कुल है. आप देख लीजिए, अभी स्टार्टिंग में दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया ही कहता हूँ मैं, हर जगह पर आपको वॉल म्यूरल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है ना, वॉल म्यूरल्स क्या मतलब है उनका? आखिर गवर्नमेंट को पता है कि वॉल म्यूरल हमें कराना है, एक मुद्दा उनका होता है कि हमें ब्यूटीफाई करना है सिटी को, ठीक है, क्लीन करना है सिटी को. बट उसके अंदर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐड होती हैं. मतलब हम जो वॉल म्यूरल बना रहे हैं वो पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाते हैं.
हो सकता है वो गंदगी को दूर करने के लिए, हो सकता है वो पोल्यूशन को रोकने के लिए, हो सकता है वो किसी और इन्फॉर्मेशन को, जो कि बहुत ज़रूरी है, बट हम यूजुअली ऐसे नहीं दे पा रहे, तो हम आर्ट के थ्रू दे रहे हैं उनको कि लोग यहाँ से ट्रैवल करें, इधर से जाएँ तो उस विजुअल को देखें और वो समझें कि आखिर ये विजुअल किस मुद्दे को उठाने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्क आर्टिस्ट करता है, ठीक है। बस मेन सीन ये है कि क्या उनको वो प्लेटफॉर्म, आर्टिस्ट को पेंटर बोल के हटा देते हैं, अरे ये तो पेंटर है, ठीक है ना। पेंटर और आर्टिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेंटर सिर्फ फिल करता है, पेंट करता है, कुछ नाम वाम लिखता है, लेकिन आर्टिस्ट एक क्रिएट करता है, डिज़ाइन बनाता है, उसके पीछे थॉट होता है। वो आपके थॉट्स को एक इमेज में, एक 2D इमेज देता है कि आपकी जो भी थॉट्स है ना वो इमेज में ऐसा दिखने वाला है, तो वो क्रिएशन करता है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि हमारे लिए थोड़ी अच्छी, मतलब हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करें, कहने का मतलब सिर्फ ये है। अच्छा, ठीक है ना। हमेशा से हमने देखा जैसे इंडिया इज़ अ रेवोल्यूशनरी कंट्री, हमेशा हम रेवोल्यूशन से निकल के आए हैं। हमने राम प्रसाद बिस्मिल को भी देखा है, हमने भगत सिंह को भी देखा है, हमने तमाम आर्टिस्ट को देखा है जो कि तमाम अपने चित्रों के ज़रिए अपनी बातों को भी कहते आए हैं। हमने पत्रकारिता में भी देखी है चित्रों के ज़रिए। तो क्या आज वो स्पेस बचा हुआ दिख रहा है आपको? स्पेस बहुत सारा है, आर्टिस्ट भी जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बट यही है कि कुछ लोगों का ही नाम हमेशा चढ़ते रहता है और वो फिर किसी को ऊपर नहीं आने देते। यहाँ पर ये फील्ड में ये भी चल रहा है। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको कैसे प्रमोट करे? और फील्ड्स आर्टिस्टों के लिए और थोड़े से फील्ड्स को खोले, थोड़े अपॉर्चुनिटी को खोले, थोड़े अवार्ड्स वगैरह को खोले, ताकि आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो उसके अंदर, उसका कुछ नाम बने, ठीक है ना। बहुत अच्छे आर्टिस्ट ऐसे रह जाते हैं, हो सकता है उनके पास बैकग्राउंड इतना अच्छा ना हो, फैमिली फाइनेंशियली इतनी अच्छी ना हो कि वो बड़ी जगह पर गैलरी लगाएं और बड़े लोग उनकी आके पेंटिंग्स को देखें, थॉट्स को देखें कि वो आखिर क्या बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस पोजीशन को पाना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसा सोर्स बनाए जहाँ पर वो आर्टिस्ट पहुँच सके, अपने फॉर्म को फिल करके अपने लिए गवर्नमेंट एग्जीबिशन लगा सके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे खुलते हैं, मैं मानता हूँ, बट हर जगह उसकी प्रमोशन नहीं होती, हर आर्टिस्ट को उस बारे में पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप ऐड देते हो हर चीज़ के लिए, ठीक है। इस फील्ड के लिए भी थोड़ी सी ऐड चलाइए, थोड़ा सा लोगों को बताइए कि कुछ ऐसा होने वाला है। आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में क्या बजट एलोकेशन भी होने चाहिए ज़्यादा, ये भी सोचते हैं क्या? मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ फिक्स भी होना चाहिए। यहाँ इतना फ्लक्चुएशन है, मतलब आप ये समझ लीजिए, आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, आप कहोगे कि भैया मेरे यहाँ पथरी हो रखी है, तो वो आपको बोलता है कि 700 रुपये लगेंगे, 800 रुपये लगेंगे, या इतना इसका एक्सरे का इतना लगेगा, बिना सोचे आप कहते हो नहीं पथरी तो निकलवानी है, ये लो सर, ठीक है ना। आर्टिस्ट अगर जा रहे हो ना और आप अपना थॉट बता रहे हो, तो आप पता है बार्गेनिंग करने लगते हो, अरे नहीं इतने में नहीं बनाओ, अरे नहीं। आप ये नहीं सोच रहे कि वो आर्टिस्ट कितना एफर्ट लगा कर यहाँ तक पहुँचा है, कितना वो आपके लिए मतलब अपना पेशेंस, अपना टाइम आपको दे रहा है। उस चीज़ की आपको इज्जत नहीं है, आपको इज्जत ये है कि आप एक दिन में ख़त्म कर दो और इतना पैसा ले लो और ख़त्म करो बस इस चीज़ को। तो आर्ट ख़त्म करने की चीज़ नहीं है, आर्ट क्रिएट करने की चीज़ है, जिसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसको अगर क्रिएट करोगे तभी वो इम्पैक्ट निकल कर आता है जो आप चाहते हो। ये भारी बात है, आर्ट ख़त्म करने की चीज़ नहीं है, आर्ट क्रिएट करने की चीज़ है। बहुत खूबसूरत बात की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन शर्मा है। सचिन जी, क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए, या फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तमाम तरीके के वादे सामने आएंगे, हम इतने रोज़गार देंगे, इतना तमाम चीज़ें करेंगे, एक आर्टिस्ट के नज़रिए से जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एक्सपेक्टेशन तो क्या ही रखेंगे, मतलब हमें जितना भी चीज़ें वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे क्या, मतलब हमें जितनी चीज़ें दिखती हैं सामने ही दिखती हैं, कितने ही फेस्टिवल्स होते हैं, कितनी ही चीज़ें होती हैं, कितने ही फ्री शोज़ होते हैं, कितने क्लासिकल शोज़ होते हैं, या कितनी ही गैलरीज़ में हम जा सकते हैं, उनकी रीच होती है, बहुत कम है ऐसा। तो वो वैसा कल्चर ही नहीं डेवलप हो रहा, यहाँ कॉस्मेटिज़म चल रहा है, मतलब दिखावा चल रहा है बस, हाँ, कि बस उतना कर दिया, वो एक बार मेंटेनेंस उसकी है ही नहीं कभी, कि अगर टाइल भी लगा दी तो उसकी मेंटेनेंस कभी होगी नहीं। अच्छा, जैसे हम अभी G20 का समिट हुआ था, पूरा मंडी हाउस सजाया गया था, तमाम आर्टिस्ट को हायर किया गया था, क्या वहाँ पे आर्टिस्ट की सिर्फ एक सजावट के तौर पे वैल्यू रह गई है क्या? मुझे लगता है कि इसमें भी ना मतलब पॉलिटिक्स है, मतलब जितने रिकग्नाइज्ड नेम्स होते हैं वो आ जाते हैं और बाकी सब वहीं रहते हैं, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चलती है, मतलब वो छोटे मोटे गिग कर लेते हैं और उसके बाद वही ज़िंदगी। और उसमें कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि एक सीज़न लग गया, चलो ठीक है सीज़न हो गया, गोवा चले गए, गोवा में सीज़न हो गया, तो जाना पड़ता है इधर से उधर। फेस्टिवल्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के फेस्टिवल, और इतना ना मतलब एजुकेशन में भी इतना सिखाने का कुछ है नहीं, लाइक
I have done my masters in classical music and I am a singer songwriter and producer. So I have to make all the things with my thing. Like मैं एक प्रोडक्ट हूँ, मेरे को अपना रेट रखना होगा, उसके बाद मेरे को ही सारी चीज़ें करनी है. तो गवर्नमेंट का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है ना. अच्छा, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं तमाम यूनिवर्सिटी में, JNU में, DU में, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी सीट्स कितनी है ये बता दीजिए मुझे. तो सीट्स तो बहुत कम रहती है, मतलब 25, 26 सीट रहती है. और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, आपको पता ही है कितनी भी. आर्ट तो ऐसी चीज़ है जो करना ही चाहते हैं लोग, बस कर नहीं पाते, मतलब इतनी मेहनत ही नहीं कर पाते. 1% टैलेंट चाहिए होता है, 99% लेबर ही है. अब लेबर में थोड़ा हेल्प हो जाए किसी की, जैसे स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, मतलब कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, कितना कुछ होना चाहिए, मतलब एक कल्चर बनाने के लिए उस चीज़ का. फोक हमारा कितना स्ट्रॉन्ग था, हम अपना कल्चर ही भूलते चले, और ये सब चीज़ें पता नहीं क्या आ गया. अब क्लासिकल चीज़ तो भूल ही गए, फोक भी भूल गए, अब मॉडर्न के नाम पे फ्यूचरिस्टिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक चल रहा है. हाँ. जिसका कोई अर्थ नहीं, बज रहा है हर जगह, जिसका कोई अर्थ नहीं है. हाँ. है ना. तो वही हम कल्चर से जा रहे हैं. तो हम जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपनी अपनी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाते हैं. इसीलिए बताइए थोड़ा कम्युनिटी के बारे में बताइए अपनी. तो हम हैं मंडी मंकी स्केटर्स. तो मंडी मंकी स्केटर्स क्या करते हैं, देयर आर कैरेक्टर्स जो अपने अपने आर्ट के काम करते हैं दिन में, और शाम को 6 से 9 स्केट करता है एक जगह. हाँ. जो कि मंडी हाउस गेट नंबर 4 है, मतलब मेट्रो का गेट नंबर 4, उसके सामने हम चलाते हैं. हाँ. और हम सारे दुनिया में जितने स्केट्स चल रहे हैं वो सब कुछ चलाते हैं. और ये कल्चर मतलब आर्ट और कल्चर के लिए कर रहे हैं, थ्रू अपना आर्ट कल्चर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. और हम फेस्टिवल्स में जाते हैं. अभी हम इंडियन स्निकर फेस्टिवल में भी गए हुए थे, वहाँ हमने स्केट तो काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है इंडियन स्निकर फेस्टिवल. यस वी वर देयर. मतलब हमें हमारे स्पॉन्सर ने बुलाया, नेको इज वर देयर, स्केट सप्लाई इंडिया. स्पॉन्सर का भी बड़ा खेल होता है ना, कि कोई प्राइवेट स्पॉन्सर होगा तभी जा पाएंगे, क्योंकि खर्चा तमाम होता है. तमाम खर्चा होता है. अब गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती, उन्हें तो बस लोग चाहिए सामने दिखाने के लिए. है ना, शो पीस बना देते हैं आर्टिस्ट को. कॉस्मेटिज्म है हर चीज़ में ना, वो बस पुताई दिखा देनी है बस. आप ऐसे ही देख लीजिए, मतलब तमाम गलियां बनी हुई हैं, मगर अंदर अंदर जाएंगे तो वही कुछ है नहीं करने को, मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है. पार्क है, पार्क में कुछ एक स्केटिंग रैंप बना देते, कितना वर्किंग हो जाती है वो जगह. है ना, ऐसी खाली जगहें ऐसी छोड़ी हुई हैं ना, वहाँ कोई खेल सकता है ना, क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है. समझ ये मुद्दा है. आप नहीं, इसे आप अगर हंसी में उड़ाना चाहें तो नहीं, मैं उस चीज़ को थोड़ा संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को हंसी में उड़ाना चाहें, बहुत अच्छी बात है, आप उड़ा दीजिए. तो फिर हमारी अगली जनरेशन मोबाइल फ़ोन पे पैदा होगी. एक जनरेशन मोबाइल फ़ोन पे पहुंच चुकी है, अगली तमाम जनरेशन मोबाइल फ़ोन पे ही रह जाएंगी, फील्ड में नहीं कोई आ पाएगा. और ये बात मैं संजीदगी से मैं नोट करना चाहूँगा आपकी भी. और आप क्या कह रहे थे कि JNU में सीट्स के बारे में कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वहाँ पे सीट्स का भी कोई मतलब आर्ट एंड एस्थेटिक्स है. हाँ. पर आर्ट को लेके ऐसे ट्रेडिशनल वर्क पे कहीं पे भी फोकस नहीं है. लाइक जो ट्रेडिशनल होता था, क्लासिकल ट्रेडिशनल, वहाँ पे अभी मोस्टली कॉलेजेस में मॉडर्न आर्ट को लेके एंड उस पर काम हो रहा है. कोई एज ए ट्रेडिशनल वर्क पे, जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में जो कि ज़्यादा फोकस है, पर इंडिया में ट्रेडिशनल वर्क को लेके बहुत कम ही फोकस करते हैं. तो उसको अभी बहुत, अब तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही लोग ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फोकस भी है इन चीज़ों के ऊपर. पर गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज भी हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता इन सब चीज़ों के ऊपर. और बस यही है, और क्या ही बोलूँ मैं. चलिए, ये एक छोटा सा ओपिनियन आपके सामने था. और मैं दोबारा आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको पूरी महफिल को हमने डिस्टर्ब किया, लेकिन ये बात एक वो बात है जो आपको आम राजनीति की चिल्ला चोट से दूर सुनाई देगी. और ये भी एक यूथ का हिस्सा है जो कल्चर के ऊपर काम कर रहा है, एक नई तरह का कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और तमाम तरीके की जद्दोजहद में जुड़ा हुआ है. खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और 2 तरीके के ओपिनियन आपको इस पूरी वीडियो में मिल गए, कि एक जो हार्डकोर पॉलिटिकल है, एक जो कल्चर के तरफ, आर्ट के तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, और उनकी प्रायोरिटीज़ भी आर्ट की ज़्यादा हैं. सरकार आर्ट के बारे में नहीं सोचती है, ये तो साफ बात है. आज से नहीं, पिछले कई सालों से नहीं सोचती है. राजनीति में हर तबके का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. हमने भी इस
वीडियो में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, हार्डकोर पॉलिटिकल भी है और एक सॉफ्ट डिमांड भी है। आपके पूरी वीडियो के बारे में विचार क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के मंडी हाउस से नारायण की रिपोर्ट। धन्यवाद।